नमस्कार विद्यार्थी जी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 जैव प्रक्रम का जो उत्सर्जन हमारा भाग है उनको पढ़ने वाले पढ़ने वाले हैं, उत्सर्जन को पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग इसमें मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जन और नाइट्रोजनी पदार्थों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें आज हम लोग उत्सर्जन एवं नाइट्रोजनी पदार्थों को जानने और समझने की प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर करना। ठीक है, देखिए हम लोग हमारा चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन। तो हम लोग को ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उत्सर्जन होता है क्या कि उत्सर्जन होता क्या है। देखिए, तो हम लोग को उत्सर्जन को जानने से पहले एक टॉपिक को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फिर उत्सर्जन को समझ लेंगे। देखिए, तो वो हमारा पहला टॉपिक क्या है, उत्सर्जन समझने पहले जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा उत्सर्जी पदार्थ। क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ। देखिए, उत्सर्जी पदार्थ होता है क्या है। देखिए, हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जो पदार्थ बनता है उससे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। लिखेंगे हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उपापचयी क्रियाओं के द्वारा हानिकारक पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। क्या है, उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, क्या कहता है, यानी कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बने जो हानिकारक पदार्थ होती है वह उपचयी पदार्थ कहलाते हैं। ये तो बात हो गया, लेकिन एक बात आप लोगों को दिमाग में आ रहा है कि सर ये उपापचयी क्रिया क्या होता है। क्या आ रहा है कि सर ये उपापचयी क्रिया क्या होता है। आइए उनको बताते हैं, जल्दी आइए। देखिए, होता क्या है कि हम लोग पढ़े थे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, श्वसन होता है, या हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनके एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, उसका पाचन होता है। इन्हीं सभी को क्या कहते हैं, तो इन्हीं सभी को कहते हैं उपापचयी क्रिया। यानी कि हमारे शरीर के अंदर मतलब कि पोषक तत्वों को या अन्य पदार्थों को पचाने की जो क्रिया होती है वह कहलाती है उपापचयी क्रिया। अब कह रहे हैं कि उपापचयी क्रिया के द्वारा बने हानिकारक पदार्थ। अब कहना है कि हानिकारक पदार्थ कौन है उपापचयी क्रिया की तरफ बना। आप बताइए कि जब श्वसन हम लोग किए तो ओकरा में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हानिकारक पदार्थ है। जब हम लोग पाचन किए तो उसमें क्या हुआ कि पाचन के दौरान अपचा भोजन बच गया। अपचा भोजन में तो हानिकारक पदार्थ ही ना है। ठीक है, हमारा जो बलगम होता है, सॉरी हमारा जो मतलब कि फेफड़ा के द्वारा क्या होता है, बलगम होता है। बलगम भी तो हानिकारक पदार्थ है। इसीलिए कहा गया है कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया के द्वारा जो बने जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग को समझ लेंगे कि उत्सर्जन क्या है। क्या है, अब हम लोग समझ लेंगे उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है, ठीक, उत्सर्जन क्या है। ठीक है, क्या है, अब उत्सर्जन क्या है। देखिए, होता क्या है कि हमारे शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ बने, क्या हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, तो उत्सर्जन कहलाता है। लिखेंगे हमारे शरीर में बने उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना
निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, जो हानिकारक पदार्थ बनता है, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? तो हमारा उत्सर्जन कहलाते हैं। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन उत्सर्जन को समझने के बाद अब हम लोग को जानना जरूरी है कि उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है। यहाँ पर स्टार बनाइए और लिखिए उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित पदार्थ क्या है? उत्सर्जित पदार्थ कहने का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ है, हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ है, उन पदार्थों के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, क्या करना है? उन पदार्थों के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। देखिए होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कहता कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक आम्ल, ठीक है, क्या होता है? अमोनिया, यूरिक आम्ल, बलगम आदि उत्सर्जित पदार्थ है। क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। यानी कि हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, बलगम है, ठीक से बलगम है जिसे हम लोग खखार बोलते हैं, वो वाला आदि जो हमारे क्या है हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ उपस्थित हैं। ठीक है, ये तो हो गया उत्सर्जित पदार्थ की हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ये तो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो जंतुओं के शरीर में क्या होता है, जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जित पदार्थ क्या देखेंगे कि जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जित पदार्थ कौन है। आइए जैसे यहाँ लिखने की प्रयास करते हैं तो लिखेंगे कि जंतुओं के शरीर में क्या, जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ, सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कहना कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है। हमारे शरीर में जो सबसे प्रमुख कार्बन कुछ उत्सर्जित पदार्थ तो हमारे जंतुओं का शरीर में सबसे प्रमुख जो उत्सर्जित पदार्थ होता है तो वो होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होता है। ठीक है, क्या होता है? CO2 होता है। जंतुओं के शरीर में जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ होता है वो हमारा क्या होता है? तो वो होता है CO2। क्या होता है? तो वो हमारा होता है CO2। यहाँ तक देख लिए। देखिए अब हम लोग का क्या देख लिया? उत्सर्जन देख लिया और उत्सर्जित पदार्थ देख लिए। अब हम लोग को ये देखना है कि नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है। क्या नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है? देखिए अब यहाँ पर स्टार बना के लिख लीजिए नाइट्रोजनी पदार्थ। नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ। ठीक है, नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है? देखिए होता क्या है कि हमारे शरीर में तीन प्रकार के सजीवों के शरीर में तीन प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ पाए जाते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर, लिखिए कि शरीर में देखिए जंतुओं में तीन नाइट्रोजनी पदार्थ, तीन नाइट्रोजनी पदार्थ पाया जाता है। तीन नाइट्रोजनी पदार्थ पाया जाता है। कितने नाइट्रोजनी पदार्थ पाया जाता है?
तो जंतुओं में 3 नाइट्रोजनी पदार्थ पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जो जंतुओं में पाए जाते हैं, आइए उनको देखते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है, एक मिनट, पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारा है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया, क्या है, अमोनिया। दूसरा हमारा होता है यूरिया, यूरिया। तीसरा होता है क्या, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। क्या होता है, यूरिक अम्ल। पहला होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया, जो तीसरा होता है यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। ये देख लिए कि जंतुओं का शरीर में 3 प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ पाए जाते हैं। पहला हमारा होता है अमोनिया होता है, दूसरा यूरिया होता है, जो तीसरा होता है यूरिक अम्ल होता है। यहाँ तक तो देख लिए, ठीक है। देखिए होता क्या है कि इनमें जो सबसे खतरनाक और सबसे विषैला होता है अमोनिया। लिख लीजिए अमोनिया, क्या देखेंगे, लिख लीजिए यहाँ से लिख लीजिए। देखिए अमोनिया, 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 अमोनिया सबसे अमोनिया जो हमारा क्या होता है, तो जो हमारा अमोनिया होता है ना, अमोनिया सबसे विषैला है होता है। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया सबसे विषैला, ये क्या होता है, अमोनिया सबसे विषैला, अमोनिया सबसे विषैला होता है। क्या होता है, जो अमोनिया होता है सबसे विषैला होता है, और साथ ही क्या होता है, या क्या होता है कि यह जल में बहुत अधिक घुलनशील होता है। क्या होता है, यह जल में तथा जल में अधिक घुलनशील होता है, अधिक घुलनशील, अधिक घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में अधिक घुलनशील होता है। होता है क्या है कि जो अमोनिया होता है विषैला होता है, और साथ ही क्या होता है, जल में बहुत अधिक घुलनशील होता है। क्या होता है, विषैला भी होता है और सबसे अधिक घुलनशील भी होता है। ठीक है, यहाँ तक तो होगी। अब देखिए जो हमारा यूरिया होता है, यूरिया जो होता है हमारा अमोनिया की अपेक्षा कम विषैला होता है। क्या होता है, यूरिया जो हमारा होता है अमोनिया की अपेक्षा क्या होता है, जटिल होता है तथा कम विषैला होता है। लिखेंगे कि यूरिया क्या हमारा है, तो यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज्यादा जटिल है। यूरिया अमोनिया की अपेक्षा यूरिया हमारा अमोनिया की अपेक्षा ज्यादा जटिल है, ज्यादा जटिल है। जगह है अमोनिया की अपेक्षा ज्यादा जटिल है, बल्कि लेकिन कम विषैला है। कौन है, विषैला है। क्या है, कम विषैला है। यानी कि जो हमारा यूरिया होता है अमोनिया के अपेक्षा ज्यादा जटिल तो होता है, लेकिन अमोनिया की तरह यह खतरनाक नहीं होता है। उससे कम खतरनाक क्या होता है, तो यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया जो होता है अमोनिया से कम खतरनाक होता है। ये तो हो गया कि हम लोग क्या देखें कि जो अमोनिया होता है सबसे अधिक खतरनाक होता है, सबसे अधिक विषैला, सबसे अधिक जहरीला होता है, तथा यह जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है। दूसरा हम लोग क्या देखें कि जो यूरिया होता है अमोनिया का अपेक्षा ज्यादा जटिल होता है, साथ ही यह लेकिन कम विषैला होता है, और यह अमोनिया से बहुत कम खतरनाक होता है, बहुत कम विषैला होता है। इस बात को हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे और आगे जो टॉपिक है वह देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अब आप लोग दिमाग में बता रहा होगा कि सर यूरिक अम्ल के बारे में तो हम लोग आप कुछ बताए हैं। देखिए हमारे जो सिलेबस है हमारे 10th क्लास के जो एनसीईआरटी बुक दिया गया है, इसमें यूरिक अम्ल के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। तो जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक का हमारे बुक में चर्चा नहीं किया गया, उसमें हम लोग को यार डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक नहीं रहने देते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखेंगे कि आखिर कारण जो हमारा उत्सर्जित पदार्थ है, क्या है, जो नाइट्रोजनी पदार्थ है, अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। क्या देखिए कि नाइट्रोजनी पदार्थ 3 होते हैं, अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। ये तीनों किस जंतु में पाए जाते हैं। आखिरकार अमोनिया किस में पाया जाता है, यूरिया किस में पाया जाता है, तथा जो यूरिक अम्ल होता है वह किस में पाया जाता है। इस बात को हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। तो आइए यहाँ पर लिखने की प्रयास करते हैं। लिखेंगे
कि जंतुओं में नाइट्रोजनी पदार्थ लिखेंगे, जंतुओं में नाइट्रोजनी पदार्थ, जंतुओं में नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ क्या लिखेंगे, जंतुओं में नाइट्रोजनी पदार्थ लिख लीजिए यहाँ पर कि जंतुओं में नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि किस जंतु में नाइट्रोजनी पदार्थ, कौन सा नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, जैसे कि अमोनिया, तो अमोनिया किस जीव में होता है, उस बात को हम लोग को देखने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक में लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, लिख लीजिए एक में कि सर यहाँ पर एक काम मार्कर हमारा थोड़ा डीप काम नहीं कर रहा है, लिख लीजिए यहाँ पर एक में लिखिए कि अमोनिया, पहला हमारा क्या है अमोनिया, अमोनिया किसमें पाया है, तो एक में जलीय जीव लिखिए, जलीय जीव, जलीय जीव में जलीय जीव का नाइट्रोजनी पदार्थ, जलीय जीव का नाइट्रोजनी पदार्थ अमोनिया है, क्या है अमोनिया होता है, अमोनिया होता है, क्या होता है, यानी कि जलीय जीव का जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है अमोनिया होता है, क्या होता है जलीय जीव का नाइट्रोजनी पदार्थ अमोनिया होता है। और जो हमारे यानी कि स्थलधारी जीव होते हैं, स्थलधारी जीव हम लोग समझ ही रहे होंगे, जैसे हम मनुष्य हो गए, गाय हो गई, बकरी हो गई, कोई जीव जानवर हो गए, सभी क्या है, ये सभी स्तनधारी जीव आते हैं, क्या है सब ये स्तनधारी जीव आते हैं, ठीक है। अच्छा अब दूसरा में कि स्थलीय जीव में क्या होते हैं, स्तनधारी जीव में क्या हुआ, स्तनधारी जीव में या स्तनधारी जीव या स्थलीय जीव क्या होता है, स्तनधारी जीव भी हो सकता है या स्थलीय जीव भी होता है, इसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है जीव का नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है, तो इसका जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है वो होता है यूरिया, क्या होता है यूरिया होता है, क्या होता है यूरिया होता है, क्या हुआ, यानी कि जो स्तनधारी जीव होते हैं या स्थलीय जीव होते हैं उन लोगों का जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है वो हमारा क्या होता है, तो यूरिया होता है। और जो कीट पक्षी होते हैं, कीट पक्षी हो गए, उनको क्या होते हैं, और 3 में लिख लीजिए कि कीट एवं पक्षी इसे एक मिनट लीजिए, कीट एवं पक्षी का नाइट्रोजनी पदार्थ कीट एवं पक्षी का नाइट्रोजनी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, क्या होता है यूरिक अम्ल होता है, क्या होता है यूरिक अम्ल होता है, यानी कि जो हमारा कीट या पक्षी होते हैं उनमें जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है तो वो हमारा क्या होता है, तो यूरिक अम्ल होता है। जैसे कि मान के लिए कि मक्खी हो गया, क्या, तो आप लोग बताइए कि मक्खी में कौन सा, आप क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि मक्खी का नाइट्रोजनी पदार्थ, मक्खी का नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है, ठीक है, मक्खी का नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है, आप लोग पूरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे मक्खी में कौन सा नाइट्रोजनी पदार्थ पाया जाएगा। तो आप लोग इसका सही आंसर देखिए, बहुत से बच्चों का जवाब आ रहा है कि सर इसका जो नाइट्रोजनी पदार्थ होगा वो होगा क्या, यूरिक अम्ल। ऐसा हम लोग को पढ़ना चाहिए ताकि प्रश्न को दौड़ा कर मार सके एग्जाम में, ठीक है। क्या होता है, मक्खी का जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है क्या होता है, तो हमारा यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है, तो यूरिक अम्ल होता है। इस बात को देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नाइट्रोजनी पदार्थ है यह हमारा पूरा कंसेप्ट फाइनल होता है, क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजनी पदार्थ था, नाइट्रोजनी पदार्थ का कंसेप्ट हमारा क्या हुआ, फाइनल हुआ, ठीक है। अब हम लोग जो देखने की प्रयास करेंगे वह देखेंगे कि पौधों में उत्सर्जन, क्या देखेंगे,
पादपों में उत्सर्जन यानी कि पौधों में उत्सर्जन। आइए उनको देखते हैं कि पौधों में उत्सर्जन क्या होती है। यहाँ पर लिखिए, स्टार बनाकर लिखिए, पौधों में उत्सर्जन। पादपों, बुक में पादप लिखा है, पादपों में उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन, पादपों में उत्सर्जन। देखिए ये पादप मतलब होता है पौधा, पादप मतलब क्या होता है? तो पादप मतलब होता है पौधा। और हम लोग को पौधों में उत्सर्जन देखने की प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए पौधों में उत्सर्जन, देखिए पौधों में उत्सर्जन करने की क्रिया के लिए, ठीक है, आप सबसे पहले आप बताइए कि आपने कभी पौधा का उत्सर्जन करते हुए देखा है? जानते हैं कि पौधा जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, किस प्रकार से उत्सर्जन करते हैं? कभी आपने देखा? अगर आप देखे होंगे तो आप लोग ने क्या नोटिस किया है कि आखिर कारण जो पौधा है, तो पौधा किस प्रकार से उत्सर्जन अपना कर रहा है, मतलब उत्सर्जन क्रिया किस रूप में कर रहा है? आपने कभी देखा है? देखिए कोई बहुत से बच्चों को ध्यान दोगे, कितने बच्चे ध्यान नहीं देंगे। तो आइए हम उनको बात ध्यान ले जाने की प्रयास करें। देखिए जो पौधा होते हैं ना, पौधा में उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है। देखिए डॉट लेकर लिखिए कि पादपों में उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने के लिए, पादप में उत्सर्जन की क्रिया के लिए, उत्सर्जन के क्रिया के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? यानी कि जो पौधा होता है, पौधे में उत्सर्जन क्रिया करने के लिए, उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए कोई भी निश्चित स्थान नहीं होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से हमारे मतलब कि मनुष्य उत्सर्जन करने के लिए ऑक्सीजन CO2 निकालने के लिए क्या है? जो CO2 निकालने के लिए नाक दिया गया है, अपचा भोजन निकालने के लिए मल द्वार दिया गया, उस प्रकार से पौधे में कोई भी स्थान नहीं होता है जिस प्रकार से क्या होगा, जिसे वह उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाल सके। ठीक, तो यही कहा गया है कि पादप में उसकी क्रिया करने के लिए कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि पेड़ पौधे पादपों अपना उत्सर्जित पदार्थ अपना, ठीक है, सबसे पहले क्या है? पेड़ पौधों अपना उत्सर्जित पदार्थ फल फूल पत्ती, क्या होता है? फल फूल पत्ती के रूप में बाहर निकालते हैं। क्या होते हैं? बाहर निकालते हैं। यानी कि जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं वो अपना शरीर से जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वह क्या होता है? या तो फल के रूप में, या तो फूल के रूप में, या पत्ती के, या अन्य रूप में क्या होते हैं? अपना उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। आप बताइए कि जो आप लोग फल खाते हैं, आम खाते हैं, तो आम जो होता है वह क्या है? तो पौधा का उत्सर्जित पदार्थ हम लोग खाते हैं। जो हमारा सेब हो गया, तो सेब क्या है? सेब भी उस सेब का पौधा का उत्सर्जित पदार्थ हो गया। ठीक, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग जो फलवा जो खाते हैं, या उस पौधा का उत्सर्जित पदार्थ को हम लोग खाते हैं। और हम लोग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? हम लोग जो पौधे होते हैं अपना उत्सर्जित पदार्थ फल फूल या पत्ती के रूप में क्या करते हैं? तो बाहर निकालने की प्रयास करते हैं या बाहर निकालते हैं। ये तो हो गया। लेकिन अब हम लोग को ये बात देखना जरूरी होता है कि पादप में कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ है, पादप के उत्सर्जित पदार्थों का नाम। ठीक, आइए उनको देखते हैं। देखिए पादपों का उत्सर्जित पदार्थ पादपों का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? कि पादपों का जो उत्सर्जित पदार्थ है वो हमारा क्या है? गोद रेजिन टैनिन क्या है?
गोद हो गया, रेजिन हो गया, टैनिन हो गया, लैटेक्स 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 आदि है। क्या है? लैटेक्स आदि है। यानी कि जो पादप और जो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो हमारा क्या होता है? गोद होता है, रेजिन होता है, टेनिन होता है, लैटेक्स होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, इन सभी को बारी बारी से करके देखने की प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? बारी बारी से देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए पहले हम लोग मिटाते हैं। देखिए, अब हम लोग को ये देखना है कि आखिरकार जो गोद होता है, गोद वह पौधों में कहाँ उपस्थित होता है। जो हमारा टेनिन होता है यह पौधों में कहाँ उपस्थित होता है, जो रेजिन होता है यह पौधों में कहाँ उपस्थित होता है, साथ ही जो हमारा लैटेक्स होता है ये पौधों में कहाँ उपस्थित होता है। अब हम लोग को जानने की प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जानने की प्रयास करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जो हमारा टेनिन होता है ना, देखिए क्या है, जो हमारा टेनिन होता है ना, टेनिन टेनिन वृक्षों के छालों में क्या होता है? छालों में टैनिन क्या होता है? टैनिन जो हमारा होता है टैनिन क्या होता है? वृक्षों के छाल में रेजिन एवं गोद पुराने जाइलम में पाए जाते हैं तथा रेजिन एवं गोद पुराने जाइलम में पाए जाते हैं। पुराने जाइलम में पाया जाता है। क्या है? पाया जाता है, पुराने जाइलम में पाया जाता है। कहने का मतलब है जो हमारा टेनिना होता है ना, ये वृक्षों को छालवा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? सॉरी एक मिनट रुकिए। यहाँ पे थोड़ा स्टेन इधर उधर हो गया। ठीक है, कहाँ बैठा है? यानी कि जो हमारा टेनिना होता है ना, वृक्षों के छालवा में पाया जाता है। ठीक, और जो हमारा गोद रेजिना जो गोदवा होता है यह पुराने जाइलम में पाया जाता है। कहता है पादप के पुराने जाइलम में पाया जाता है। क्या होता है? पुराने जाइलम में पाया जाता है। अब आप लोग ये मत पूछिए कि सर जाइलम क्या होता है, क्योंकि हम जाइलम के बारे में पहले जानकारी दे चुके हैं, इसलिए आप लोगों को जाइलम के बारे में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, क्या होता है? टेनिन जो होता है वृक्षों के छाल में पाया जाता है, और जो हमारा रेजिन और गोदवा जो होता है यह पुराने कहाँ पाते हैं? पुराने जाइलम में पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग का देखना है कि कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ। देखिए, अब हम लोग लैटेक्स है ना, इनके बारे में जानते हैं। देखिए, आप लोग कभी पीपल का पौधा देखे होंगे। पीपल का जब पत्ता एक तोड़ेंगे ना तो उसमें दूध तरीके का निकलता है। कहता है सफेद दूध निकलता है। क्या होता है? जब हम लोग पीपल का जब पौधा तोड़ते हैं तो उसमें सफेद दूध निकलता है, वो हमारा क्या होता है? तो उसे ही लैटेक्स बोलते हैं। यह हो गया। आप लोग देखेंगे कोई बरगद होता है ना, बरगद का जब पौधा तोड़ेंगे या बरगद का जब कोई भी अगर शाखा तोड़ेंगे या पत्ता तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद इसमें क्या होता है? दूध निकलता है। उसे भी क्या कहते हैं? तो उसे भी हम लोग उसे ही लैटेक्स कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। तो आइए इनको लिखते हैं, लिखेंगे कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ सफेद क्या है? सफेद गाढ़े रंग का होता है। क्या होता है? सफेद गाढ़े रंग का होता है, जिसे लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मिनट लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कुछ ऐसे विशेष प्रकार के जो पौधा होते हैं जिनमें जो उत्सर्जित पदार्थ सफेद और गाढ़ा रंग का होता है। जैसे हम लोग बताएं कि जब पिपालवा को जब डाढ़वा तोड़ते हैं, जिसका पतैया तोड़ते हैं, तो उसमें से क्या निकालते हैं? सफेद दूध निकलता है। उसी दूधवा को क्या कहते हैं? तो लैटेक्स कहते हैं। ठीक, या आप लोग बरगद का
हम पता तोड़कर देख लीजिएगा, सेम उसी प्रकार से जो दूध निकलता है उसी दूध को क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। तो हम देख लिए कि कुछ पौधे में उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं सफेद तथा गाढ़े रंग का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही कहते हैं लेटेक्स। अब आप लोग को दिमाग में ये बता रहा होगा कि सर ऐसे कौन कौन से पौधा हैं जिनमें लेटेक्स पाया जाता है, तो आइए उनको हम बताते हैं कि कौन कौन से पौधा हैं जिनमें लेटेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि पीपल, ये लिख लीजिए कि पीपल पीपल पीपल, बरगद, पीला कनेर डैश डैश आदि में क्या होता है, लेटेक्स पाया जाता है। क्या होता है, यानी कि जो पीपल होता है, बरगद होता है, पीला कनेर होता है, इन सभी में क्या होता है, लेटेक्स पाया जाता है। या पूछ भी सकता है, ये भी पूछ सकता है कि पीपल, बरगद या पीला कनेर का उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सही आंसर माना तलाक से लेटेक्स। ठीक, यहाँ तो देख लिए कि पीपल, बरगद, पीला कनेर के जो क्या होता है, लेटेक्स पाया जाता है। ठीक है, अब हम एक बात और देखना कि बबूल का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है। ठीक है, अब जो गोदवा था, गोदवा किसमें पाया जाता है, क्या हम लोग गोद देख लेते हैं, गोद किसमें पाया है उनको देख लेते हैं। ठीक है, क्या है गोद बबूल, देखिए गोद किसमें पाया जाता है, तो बबूल का जो उत्सर्जित पदार्थ है ना, बबूल पौधा का नाम आप लोग सुने होंगे, बबूल क्या है, बबूल का उत्सर्जित पदार्थ, बबूल का उत्सर्जित पदार्थ। ठीक है, बबूल का जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वह क्या होता है, जो गोद होता है। बबूल का उत्सर्जित पदार्थ गोद होता है। ठीक, बबूल का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, गोद होता है। तथा चीड़ का उत्सर्जित पदार्थ, चीड़ का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, तो वह होता है रेजिन। ठीक है, क्या होता है, जो बबूल का जो उत्सर्जित पदार्थ हमारा होता है वो होता है गोद होता है, और जो चीड़ का उत्सर्जित पदार्थ होता है वो होता है रेजिन। क्या होता है, वो हमारा रेजिन होता है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज हम लोग के उत्सर्जन को देखे, नाइट्रोजन पदार्थ को देखे, पादपों में उत्सर्जन को देखे। आपको ये जानकारी कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं इस अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए। जय हिंद।